है एवरीवन, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम परफेक्ट न्यूज़ की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई वी नीड मनी, पैसा क्यों ज़रूरी है लाइफ में। इससे पहली वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वो क्या था, आप लोग कमेंट में बताएं। चले मैं भी बताता हूँ, भूल गए होंगे, अभी नया स्टार्ट किया इसलिए। पहले हमने डिस्कस किया था कि सक्सेस क्यों ज़रूरी है, और आज मैं डिस्कस करूँगा कि लाइफ में पैसा क्यों ज़रूरी है। इसमें 2-3 एग्जाम्पल मैं ऐसे फिट करूँगा और आपको बताऊँगा हिस्ट्री के हवाले से, मतलब आज से 300-400 साल पहले से भी आपको बताऊँगा कि पैसा उस वक्त भी बड़ा ज़रूरी था इंसान की ज़िंदगी में, सिर्फ आज ही ज़रूरी नहीं है। और क्यों ज़रूरी है और कितना पैसा ज़रूरी है ये भी बताता हूँ आपको। मेन जो इंसान में कॉन्फ्लिक्ट आता है पैसे को लेके, वो उस वक्त आता है जब वो ये सोचता है कि मुझे, उसे यही ना समझ हो कि मुझे कितना पैसा ज़रूरी है। तो आज अजहर साहब का फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा इस बात पे बोलने के लिए अपने चैनल पे बुलाया। तो सक्सेस क्यों ज़रूरी है वो तो आप समझ गए होंगे। आप बात करने लगे हैं पैसा क्यों ज़रूरी है और कितना पैसा क्यों ज़रूरी है। यार अपने अब जनरल सी बात करेंगे, हम कोई बड़े फिलोसफर और या मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसफर तो हूँ नहीं जो हम अपने बड़े बड़े फलसफे झाड़ू। एक जनरल एग्जाम्पल जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त चल रही है उसको लेके डिस्कस करेंगे। क्या है कि इस वक्त जितने भी फसाद हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, चाहे वो घरेलू सिस्टम, डोमेस्टिक सिस्टम आप घर में लेके आ जाए, भाई भाई के झगड़े से लेके, पेरेंट्स के झगड़े से लेके, ठीक है, सोसाइटी में एक मोहल्ले में लेके, पूरी एक यूनियन काउंसिल में लेके, पूरे एक हल्के में लेके, या पूरे एक प्रोविंस, पूरे सूबे में लेके, या पूरे एक मुल्क में लेके, या पूरी एक दुनिया में लेके, आप छोटी से छोटी एग्जांपल भी लेंगे और बड़ी से बड़ी एग्जांपल भी लेंगे तो मेन वजह आएगी कि पैसा और आज़ादारी। आज़ादारी क्या है कि पावर में कौन है भाई, अथॉरिटी कौन है। नंबरदार सब बनना चाहते हैं, और नंबरदार कौन होगा, जिसके पास पैसा होगा, और अथॉरिटी होगी, और अथॉरिटी उसी के पास होती है जिसके पास पैसा होता है। तो पैसा इसलिए भी कमाना ज़रूरी है कि यार लाइफ स्टेबल तो होगी, आप बहुत सारे फसादात से भी बच सकोगे। मिसाल छोटी सी देके वाज़ा करना चाहता हूँ कि आजकल जो बहुत ज़्यादा घरेलू लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही हैं, उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा कि भाई भाई से लड़ाई कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? जायदाद की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से। जो भी ये मेरा चैनल पर सुन रहे हैं, अगर वो खुद से कंपैरिजन करना चाहें, अपने ख़ानदान में, अपने इंसेस्टर में चेक करना चाहेंगे, तो बहुत सारी लड़ाई की वजूहात जो उनके आपस में हुई है वो यही है कि पैसा नहीं है जी। अब पैसा, दूसरा सवाल था कि पैसा नहीं है, इस वजह से लड़ाई होती है। एक मैं इस बात पे शायद बहुत सारे लोग मेरे से एग्री ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो एग्री हो वो भी कमेंट में बताएं कि क्यों एग्री हैं, और जो नहीं डिसएग्री हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर उस बात पे वीडियो बनाएंगे कि भाई जो डिसएग्री हैं उनके जवाब देना भी मुझे लगता है कि ये परफेक्ट फ्यूचर न्यूज़ वालों पे फ़र्ज़ है कि उनके जवाब भी देना, जो कमेंट में पूछते हैं कि ऐसा नहीं। आप दे सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सब कमेंट दे सकते हैं, लेकिन कुछ उनकी व्यू हो, उनके रीज़नेबल व्यू हो ना, तो फिर उस पर बंदा एक वीडियो बना देता है कि भाई हम इस बात को लेके कर रहे थे। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सोसाइटी में ज़्यादा ख्याल जो अपने पेरेंट्स का रखते हैं वो रिच एलाइट क्लास रखती है, पुअर क्लास नहीं रख सकती, ना वो रखती है। बहुत सारे इस बात पे डिसएग्री, वो कहते हैं कि नहीं जी, सोसाइटी में जो ख्याल ज़्यादा पेरेंट्स का रखता है, जो ज़्यादा वैल्यू की हैसियत है जिनके पास, वो हैं गरीब लोग अपने पेरेंट्स का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ख्याल सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको प्यार करें, उनका एहसास करें, सिर्फ यही प्यार नहीं है। यार क्या है कि आपके पेरेंट्स तो बीमार हो गए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, अगर वो बीमार हो जाते हैं, उन्हें कुछ हो जाता है, तो आपके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे यार, आप खामोशी से बैठे होंगे। ऐसा प्यार नहीं चाहिए कि जिसमें सिर्फ उनकी जान से भी खेला जा रहा हो। आप किसी जगह पे बैठे सिर्फ ये कह रहे हो, बोली जा रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा आ जाएगा? नहीं यार, पैसा ऐसे भी नहीं आने वाला। मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स के हमारे ऊपर कुछ फ़र्ज थे, और वो हमारा हक था। जब वो बुढ़ापे में चले गए हैं तो वही हक बदल के जो उनका हक था
वो हमारा हक हो गया और उनका फ़र्ज़ बन गया। अब आप उनका ख्याल तब भी रखोगे जब आपके पास कुछ होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ एलाइड क्लास अपने पेरेंट्स का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। या दूसरी तरफ से आप अगर देखना चाहें तो क्या होगा कि जो एलाइड क्लास हैं वो अपने पेरेंट्स को अपने पास रखने के लिए एग्री होते हैं, और जब जो मिडिल क्लास की नहीं, मैं लोअर मिडिल क्लास की सॉरी बात कर रहा हूँ। मिडिल क्लास की तो डेफिनेशन के कुछ लोगों को पता होगा कि मिडिल क्लास पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 90% मिडिल क्लास है। और सॉरी 90% कह रहा हूँ, 30% मिडिल क्लास है, ठीक है। 10% एलाइड क्लास है और बाकी जो 60% है वो है लोअर मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास की जो डेफिनेशन है आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि 3 वक्त का फ्रेश खाना जिन्हें मिले, 180 कैलोरीज पर डे मिले, ठीक है। तो अमूमन ऐसे कोई भी नहीं है जिनकी गुड हेल्थ हो। गुड हेल्थ फैसिलिटी से क्या मराद है कि आप अगर बीमार हुए हैं, सर को पेन है, हेड चोरी है, तो आप पैनाडोल एक्स्ट्रा ना लें, आप जाके अनोवा की टैबलेट ना मेडिकल स्टोर से लें, बल्कि आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, जाके उन्हें दिखाएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ये मिडिल क्लास है। गुड एजुकेशन क्या है कि आप किसी अच्छे अदारे से एजुकेशन हासिल करें, वो मिडिल क्लास में आते हैं। एलाइड क्लास तो फिर बहुत ऊपर चले जाते हैं ना। तो ये थे मतलब लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये तो चलें एक अलहदा बहस है। ये आगे एग्जांपल में जब मैं बताऊंगा आपको कि पैसे ने बड़ा कुछ करवाया है, इस माशरे से बड़े पापड़ करवाए हैं, इस माशरे से बड़े गुनाह करवाए हैं, और इस माशरे में बड़ी तब्दीलियाँ लेके आया पैसा। तो क्या हुआ कि मेन बहस छिड़ दिया हमारी कि पैसा, तो मैं भी इसी हक में पैसा कमाओ, बहुत सारा भी कमाओ और बहुत कम भी कमाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़रूरियात पूरी कहाँ हो रही है। जैसे मैंने पिछली वीडियो मतलब जो प्रीवियस वीडियो दी थी उसमें मैंने ये बताया था कि वाई वी नीड एक्सेस। हम क्यों हैप्पी नहीं रहते हैं? क्योंकि हम अपनी विशेस को भी ज़रा कंट्रोल में रखो यार। विश कितनी को करनी है, जितना आपके पास सोर्सेज हैं उतनी विश करो। आप उतना को पैसे की विश करो, उतना पैसा ज़रूर कमाओ जिसमें आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सको। बेसिक ज़रूरियात पूरी करने के लिए आपको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। लोग प्रेफर करते हैं सबसे पहले जिस भी मोटिवेशनल लेक्चरार को सुन लो, वो कहता है कि बिज़नेस करें जी, आपका एक गोल होना चाहिए। मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे डिसएग्री भी हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कि यार अगर आपकी लाइफ का एक ही गोल है अकॉर्डिंग टू मोटिवेशनल लेक्चरर, मैं नहीं कहता आपकी लाइफ का एक गोल होना चाहिए, मैं कहता हूँ आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप मल्टी हो, ठीक है। मल्टी से क्या मराद है कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हो, कोई एक रास्ता ना हो। अब मोटिवेशन लेक्चरर क्या कहते हैं जी जनाब, मोटिवेशन लेक्चरर ये कहते हैं कि आपके पास एक ही लाइफ गोल होना चाहिए। यार एक लाइफ गोल क्या था कि एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने जब इन मैट्रिक में ऐड हुआ, मतलब हाई में आया, तो उस वक्त मेरा ख्वाब क्या था, मैंने बायोलॉजी रख ली सर, ठीक है जी। बायोलॉजी, अच्छा साहब बायोलॉजी रख ली मैंने। बायोलॉजी मतलब मैंने MBBS डॉक्टर बनना है। अब मैं बिलोंग करता था मिडिल क्लास के घराने से। बायोलॉजी क्यों रखी, और बायोलॉजी रखने का पर्पज़ क्या था कि मैंने डॉक्टर बनना है, MBBS डॉक्टर बनना है, ठीक है जी। बायो रख ली, मैट्रिक अल्लाह करके पास हुई बड़ी मुश्किल से। उसके बाद घर वालों ने इंटर में भी क्या रखवा दिया जी, क्या रखना है, बायोलॉजी। अपनी भी विश थी, घर वालों की भी विश थी, बायोलॉजी रखनी है। क्यों रखनी है जी, डॉक्टर बनना है। इंटर का रिजल्ट आया तो बड़ी मुश्किल से पास हुए जी। तो मैट्रिक और इंटर दोनों के मिलाने के बाद भी जो मेरा मतलब जो मेरिट बना वो बना जी 70%। अब मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रिजेंट माइंड नहीं था, घर वालों की सपोर्ट थी। उन्होंने बोला ठीक है डॉक्टर नहीं बन सकते तो कोई और फील्ड में चले जाओ। मेरे पास चांस था, फैमिली सपोर्ट थी, इसीलिए मैंने एक रास्ता छोड़ा, मेरे पास दूसरा रास्ता था, मैं उसकी तरफ चला, मैं BS की तरफ चला गया, BS करने चला गया। अब अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसी फैमिली हो, कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी थॉट ही ये हो कि मैंने जस्ट डॉक्टर बनना है, यार हो सकता है वो डॉक्टर ना बन सके। डॉक्टर वाली उसमें सारी क्वालिटी है। 1000+ मैट्रिक में नंबर ले, 1000+ वो ले आके इंटर में नंबर, MD कैड भी अच्छा करे, लेकिन फिर भी उसका मेरिट नहीं बनता है। वो किसी भी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में नहीं आता, तो यार 1,20,00,000 में प्राइवेट तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर इसका मतलब क्या, वो मजदूरी करे, फिर रिक्शा चलाए। नहीं यार, मैं कहता हूँ मोटिवेशनल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार आप लोगों को इतना रिजिड माइंड ना करो। लोगों को बहुत सारे रास्ते दिखाओ, अगर आप ये नहीं कर सकते तो इस तरफ चले जाओ, ये नहीं कर सकते तो इस तरफ चले जाओ।
ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही रास्ता होना चाहिए। अब क्या है, आप डिफरेंट रास्ते हैं, डिफरेंट वे हैं, आप उस तरफ जाओगे तो बहुत सारा आप पैसा ना भी कमा सकोगे। अब डॉक्टर किस लिए बन रहे हैं? बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना। आजकल डॉक्टर नाम मसीहे का है। अजहर साहब, डॉक्टर किसको बोलते हैं? मसीहा, मतलब है जो लोगों को मसीहा के तौर पे काम आता है, लोगों के काम आने वाला होता है। लेकिन आजकल वो सिस्टम नहीं है। आजकल तो डॉक्टर, बस कहना नहीं चाहूँगा वो लफ्ज़, आप खुद ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या लफ्ज़ मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है आप थोड़ा कमा लो, अपनी विशेष को कम कर लो, लेकिन इतना ज़रूर पैसा ज़िंदगी में कमाओ कि आपकी सेल्फ स्टीम, जिसे हमें उर्दू में इज़्ज़त नफ्स बोलते हैं, वो ना आपकी ख़राब हो। इज़्ज़त नफ्स आपकी बरकरार रहे, सेल्फ स्टीम आपकी बरकरार रहे, इस चीज़ पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करो। जो मिडिल क्लास होते हैं ना, उनके पास सिर्फ एक सेल्फ स्टीम होता है। अगर आप उसे भी दाव पे लगा दोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब एक बात कर रहे थे हम कि लाइफ में पैसा ज़रूरी है, ये तो पता चल गया, कितना ज़रूरी है वो भी हमें पता चल गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस हिस्ट्री में क्या हुआ है, मतलब आज से 300-400 साल पहले की हिस्ट्री अगर हम डिस्कस करना चाहें तो उसमें 1789 के रेट, मतलब एंड ऑफ द 18th सेंचुरी और स्टार्टिंग होना था किसका? 19th सेंचुरी का। एक था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस का नाम सबने सुना होगा यार। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, अगर यहाँ पे कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे या कोई सोशियोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे या उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज, मतलब बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है, जब कोई वो रेवोल्यूशन पढ़ना चाह रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या। तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेन काजेज क्या थी। सबसे बड़ी वजह वहाँ पे पैसा थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन था जो, उसमें मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम मतलब किंग सिस्टम था, बादशाह। ये जैसे बड़े आज़म में, मतलब सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर में था मुग़ल आज़म और जहांगीर, औरंगजेब, आलमगीर। वो मोनार्की सिस्टम क्या होता है? किंग सिस्टम, मतलब एक ही बादशाह का हुक्म चलेगा, वो जो कह देगा वही होगा, उसके अलावा ना उसकी बात को रद्द किया जा सकता है, ना उसकी बात को चैलेंज किया जा सकता है। तो फ्रांस में ये सिस्टम था। कब असल जो उसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई उसकी तो डेट मैंने आपको बताई ना, 1789। 89 वर्ड याद रखिएगा, ये स्टार्ट हुई थी। और इसका जो एंड था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो हुआ था 1799 में, मतलब ये 10 साल चली थी। तो उसकी मेन वजह जो थी, मैं पैसे की बात कर रहा था, याद रखिएगा पैसा कि मेन पैसा क्या चीज़ है। पैसा बहुत ज़रूरी है और पैसे की वजह से ये एक फ्रेंच रेवोल्यूशन आया जिसकी हिस्ट्री में बहुत वैल्यू है, जिसे आज कल फ्रांस कहा जाता है। वहाँ पे जो मतलब बादशाह था, 3 तरह के लोग थे वहाँ पे। वो 3 तरह से उन्होंने क्लासेस बना लें, उसे आप स्टेटस कह लें या सोसाइटी को डिवाइड किया था। सबसे पहले ऊपर आता थे कि जो किंग टाइप के लोग थे, किंग के रिलेटिव वगैरह लोग आ जाते थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते थे नोबल फैमिलीज। नोबल फैमिली क्या थी? जो कि मतलब बड़े बड़े जस्टिस थे, बड़े बड़े फौज में थे, बड़े बड़े मतलब जो ओहदे थे जिनके पास वो थे, और बड़े बड़े ज़मींदार थे। दूसरी 2 क्लासेस ये होगी, ठीक है। पहले नंबर पे तो आगे ना किंग, बादशाह और पादरी वगैरह, मतलब जो मजहब रिलीजियन वाले थे ये। दूसरे पे नोबल फैमिलीज आ गई। नोबल फैमिलीज में बड़े बड़े ख़ानदान वाले, बड़े बड़े रईस, फैक्ट्रियों, इंडस्ट्री के मालिक, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आते थे मिडिल क्लास। अब क्या होता था, जो भी मुल्क चलता है, जो निज़ाम चलता है, वो किस बेस पे चलता है भाई? टैक्स पे चलता है। अब जब टैक्स देने की बारी आती थी तो ना तो बड़े बड़े पारची, मतलब जो पादरी होते थे वो टैक्स देते थे, रिलीजियन, ठीक है। उनके पास भी बेशहा दौलत होती थी, बेबहा, लेकिन वो टैक्स नहीं देते थे। दूसरे नंबर पे आते हैं नोबल फैमिलीज। नोबल फैमिलीज मतलब बड़े बड़े जो जगीरदार थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के मालिक थे, वो भी टैक्स नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनका असर रसूख बड़ा था, जस्टिस वगैरह, मतलब बादशाह भी उनसे बना के रखता था ज़रा, क्योंकि बादशाह की बादशाही तब तक है जब तक लोग पागल है। कोई भी बंदा अपनी आज़ादारी तब तक ही चला सकता है जब तक बाकी सब पागल हो, जिनको कोई समझ ना हो, अपनी कॉमन सेंस ना हो। यू नो ना व्हाट इज़ कॉमन सेंस? कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल, कि हर कॉमन सेंस कॉमन लोगों में कॉमन नहीं पाई जाती। तो तीसरे नंबर पे जो सारा टैक्स का बर्डन था, जो पूरा मुल्क चला रहा था, जो पाल रहा था, उनका एक तो आमदनी कम थी, सोर्सेज कम थे पैसा आने के, और टैक्स भी सारा किन्होंने देना? उन्होंने देना।
फिर उन्होंने क्या सोचा यार कि हमें भी चाहिए कि हम भी आगे हैं। फिर उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये एक वजह बनी कि पैसा था, एक क्लास सिस्टम था। दूसरी उसकी जो वजह थी कि फ्रांस जंग कर रहा था बैक वक्त 2 मुल्कों से, ठीक है, बरतानिया से कर रहा था एक, तो उसमें उसका बड़ा पैसा लग रहा था। तो पैसा इकट्ठा भी करना था। पैसा इकट्ठा करने का उनके पास क्या एक सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन था कि टैक्स बढ़ा दिया जाए। जब टैक्स बढ़ाया जाना था तो अवाम ने इसको सही नहीं समझा। तो जो राजा था उस वक्त का, किंग था, उसने शहर में फ़ौज को डाल दिया, फ़ौज को दाखिल कर दिया। अब अवाम ये समझी कि शायद राजा हम पे जुल्म करना चाह रहा है, और वल्लाह आलिम क्या उसकी नीयत थी, लेकिन हिस्ट्री में यही लिखा जाता है कि राजा ने वैसे शहर का अमन मान कायम रखने के लिए वहाँ पे फ़ौज को दाखिल किया शहर के अंदर। लेकिन अवाम ने ये समझा कि राजा हमारे ख़िलाफ़, मतलब हमने बगावत की और हमें कुचलने के लिए कर, तो फिर अवाम ने, मतलब मरता क्या ना करता, तो अवाम ने क्या किया कि राजा के जो किला था ना, जिसका नाम था बेस्टाइल किला, उस पर धावा बोल दिया। बेस्टाइल बहुत बड़ा किला था और वो अलामत थी बादशाह की, और वहाँ बड़ा मजबूत किला था। और हम किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाते कैसे, मतलब किसी से लड़ाई हुई है ना, तो अगर उसके बाहर गाड़ी खड़ी है तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर कुछ चीज़ मार के उसका शीशा तोड़ देते हैं, या उसके ऊपर नाहन मार के उसके ऊपर कुछ भी कर देते हैं। तो उन्होंने बादशाह को नीचा दिखाने के लिए किया कि बेस्टाइल जो किला था उस पर धावा बोल दिया। उस पर धावा बोलने के बाद 2 वजह आती है उन्होंने धावा क्यों बोला। एक तो ये कि बादशाह को दिखाना कि हम कमज़ोर नहीं हैं। नंबर 2, उन्हें असला चाहिए था, वेपन। जब किसी के अगेंस्ट उन्होंने जंग करनी है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वेपन की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने वेपन लेने के लिए उस किले में, बेस्टाइल के किले में क्या किया जाके कि वहाँ जाके धावा बोल के जो कैदी थे उन्हें भी छोड़ दिया। कैदी कितने थे, कोई पाकिस्तानी की जेलों की तरह बहुत भरी जेलें नहीं थी, सिर्फ 7 कैदी थे, उन्हें छोड़ दिया। और जो वहाँ पे जेलर था, मतलब सुपरिटेंडेंट था, उसको कत्ल कर दिया। और वहाँ से किले की चीज़ें उठा के बेचना शुरू कर दी। ये किया। और उसके बाद मतलब अवाम पॉलिटिशियन में आने के लिए आगे बढ़ी, और अवाम ने ये कहा कि हम भी आगे आना चाहते हैं। फिर एक जनरल इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में भी जो मिडिल क्लास थे उनको 622 सीटें मिली, और जो नोबल फैमिलीज थी उनको 206 मिली, और जो रिच, मतलब पादरी लेवल के थे, रिलीजियन लेवल के थे, उन्हें 286 मिली। तो यहाँ भी जो मिडिल क्लास थी उनको अच्छी खासी अथॉरिटी मिल गई, और वो फिर साथ बैठ के उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई। और टोटल मुकम्मल तौर पे 1795 में फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो था आलमोस्ट ख़ात्मा होता शुरू हो गया, और एक पार्टी बन गई। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा देर नहीं चला। उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इस तरह आए। फिर लोग कुछ पैसा कमाना शुरू हो गए। फिर बहुत देर बाद, मतलब तकरीबन 4 साल बाद, जो वहाँ पे किंग था उसको फांसी दे दी गई। और नेपोलियन, आपने नाम सुना होगा, नेपोलियन एक नौजवान था, एक बहुत आगे आया, एक लीडर बना, और 1799 में उसने मार्शल लगा के सारी हुकूमत अपने कंट्रोल में कर ली और पूरे मुल्क को सीधा कर दिया। तो देखें, अब मेन बेसिक जो समझ में आ रही है, यहाँ भी क्या वजह थी कि पैसा थी। पैसे की वजह से इतनी बड़ी एक स्टेट ने एक किंग सिस्टम से, मोनार्की सिस्टम से वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ गई, जमहूरी सिस्टम में आ गई। क्या था वजह? मेन पैसा। अगर बादशाह पैसा ना लेता, मतलब टैक्स ना बढ़ाता, तो कभी भी जो मिडिल क्लास है वो कभी भी बादशाह के अगेंस्ट ना जाते। वो बादशाह के अगेंस्ट क्यों गए? इसी वजह से यार कि वो और पैसा नहीं दे सकते। तो यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी मेन वजह क्या हुई थी? पैसा हुई थी। और पैसे भी बात कर रहे हैं कि पैसा क्यों ज़रूरी है। और अगर हाल ही में देखा जाए कि पैसे की अगर दूसरी एग्जांपल हम हाल में देखना चाहें तो वो होगी यार, अफ़गानिस्तान का नाम सबने सुना होगा। अफ़गानिस्तान की एग्जांपल लेते हैं। और अमेरिका को कौन नहीं जानता, रशिया को कौन नहीं जानता। तो सबसे पहले रशिया आया अफ़गानिस्तान अपनी नंबरदारी बनाने के लिए। यू नो ना, आपको पता होगा कि अमेरिका से पहले जो सुपर पावर थी वो थी रशियन। 41 स्टेट थी आई थिंक उसकी। और उसके बाद अब तो बड़ी सारी स्टेट इसमें वो कन्वर्ट हो गया जब तालिबान से हार के गया अफ़गानिस्तान। तालिबानों से वो हार के गया उस वक्त। तालिबानों के बारे में आता है कि वो दहशतगर्द हैं, ये वो टेररिस्ट। यार ये बड़ी बहस है, ये नहीं हम जानते। इस पर भी वीडियो एक बनाएंगे कि तालिबान क्या है और इनके बारे में लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी हम देखेंगे, एक पूरा सर्वे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। हम फ़िलहाल बहस कर रहे हैं कि पैसे की बात पे और नंबरदारी अथॉरिटी की बात पे। तो क्या हुआ, रशिया आया अफ़गानिस्तान में अपनी नंबरदारी के लिए। रशिया के पास खुला पैसा था, सुपर पावर वही होगा जिसके पास पावर होगी।
पावर तो पावर, और सुपर पावर जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा पावर थी, वो आ गया जी अफ़गानिस्तान। अफ़गानियों से लड़ने के लिए आ गया। उसे भी क्या चीज़ लेके, पैसा लेके, गुरूर लेके आया पैसे का। लेकिन कुछ लोग इकट्ठे थे, अफ़गानिस्तान वाले इकट्ठे थे, मिलकर उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया, तो हरा भी रशिया को मुंह की बल खानी पड़ी और वापस जाना पड़ा। रशिया के बाद रशिया टूट गया, क्योंकि कोई भी मुल्क हारने के बाद सुपर पावर नहीं रहता है, तो अमेरिका बन गया। आजकल भी वही अमेरिका चल रहा है। नेक्स्ट सुपर पावर में आ रही हैं, पेशन गोइयाँ आ रही हैं, प्रिडिक्टिव कर लिए हैं लोग कि चाइना होगा, लेकिन वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता कौन होगा। लेकिन जो भी हो हमारे हक में अच्छा हो। हमारी तो विशेज़ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान सुपर पावर बने। ऐसे है ना सबकी, जिनकी विश है कि पाकिस्तान सुपर पावर बने वो कमेंट बॉक्स में आके बताएं। तो क्या हुआ कि अमेरिका आ गया जी अफ़गानिस्तान में, वो भी अपनी नंबरदारी करने के लिए आया, अपना बड़ा पैसा बनाया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बना। चल रहे हैं तलक़ात, मुज़ाकरात चल रहे हैं। ज़िल्म खलील ज़ात नाम सुना होगा आपने, वो आ रहा है, तालिबान से कर रहा है, लेकिन कुछ अभी नहीं लग रहा कि होगा कुछ भी। तो दूसरी एग्जांपल ये थी मेरे पास अफ़गानिस्तान में आने वाले रशियन की और अमेरिकन की, इंग्लिशमैन की, लेकिन वो भी इसी बल के मुंह के बल गिरे और वापस चले गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बेसमेंट में जो हम बेसिक बातें कर रहे थे वो था पैसा की। तो पैसा दुनिया में रहने के लिए, इज़्ज़त के लिए, ठीक है, कुछ पाने के लिए, अपनी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आपको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। बगैर पैसे के आप कहीं के भी नहीं है। खाली इज़्ज़त है ना, तो इज़्ज़त भी आपकी कुछ देर तक चलती है। टेम्परेरी तौर पे तो आप इज़्ज़त बना सकते हो, लेकिन आपकी इज़्ज़त भी यकीन मानिए तब तक होगी जब तक किसी को ये उम्मीद है कि आप उसे कुछ दे सकते हो, उससे आपको कोई बेनिफिट हो सकता है। अब बेनिफिट से मुराद क्या है? बेनिफिट भी पैसे की सूरत में आता है। पैसा सिर्फ यही शेप में नहीं है कि कागज़ की शेप में हो, पैसा डिफरेंट शेप में होता है। पैसे की बहुत सारी इकसाम है। कैसे इकसाम है कि आपने किसी से कोई काम लेना है तो आप उसे फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद आपका काम हो जाता है। वही काम आपका पैसे के लिहाज से होना था, वही काम आपका एक फ़ोन की बेस पे हो गया, तो वो भी एक पैसा है। पैसा इसलिए भी ज़रूरी है। आपके पास पैसा है तो हर कोई आपको सलाम करेगा। ये कड़वी हकीकत है। लोग मानेंगे नहीं जी उमैर साहब तो लोगों को गलत बता रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं, पैसा ही नहीं ज़रूरी है, वैल्यू ज़रूरी होनी चाहिए बंदे के नज़दीक, ये ज़रूरी होना चाहिए, वो ज़रूरी भाई होना चाहिए। अपने दिल से दिल पे हाथ रख के और ज़रा सोच के बताइए कि आप नहीं चाहते पैसा कमाना। आप करेंगे कमेंट, मुझे पता है मेरे पे भी नहीं, आप गलत कह रहे हैं, लेकिन खुद को सोच के बताइए कि आप पैसा कमाना नहीं चाहते। आपके पेरेंट्स, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं? यकीन मानिए सबसे पहले उनकी विश होगी कि आपको पढ़ा के कोई बड़ा आदमी बनाना है। क्यों बड़ा आदमी बनाना है? पैसे के लिए बड़ा आदमी बनाना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? कि आपने पैसा कमाना है। अगर आप डॉक्टर हैं, अपनी फीस बढ़ा रहे हैं तो क्यों बढ़ा रहे हैं? आप पैसा कमाना चाह रहे हैं। ये कड़वी हकीकत है, मानेंगे नहीं लोग, मानना नहीं है। डबल फेस लोग जिसे हम बोलते हैं, डबल फेस, मानेंगे नहीं, कहेंगे जी नहीं नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। भाई कर तो रहे हो ना आप भी। गलत को गलत कह के अपनाना ये बड़ी जिगरे वालों की बात होती है, ठीक है। गलत को ना एक्सेप्ट करके अपनाना ये बहुत कम लोग हैं। ये क्या लोग होते हैं जो गलत को गलत भी नहीं कहते और उस गलत को कर भी रहे होते हैं। जैसा अभी मैंने मोटिवेशन लेक्चरर के बारे में कहा था स्टार्टिंग में, वीडियो को स्टार्ट में कह रहा था कि मोटिवेशन लेक्चरर कुछ लोगों के बारे में ठीक नहीं कहते हैं, लोगों को कुछ सही गाइड नहीं करते हैं। यार क्यों नहीं सही गाइड करते? इसमें मोटिवेशन लेक्चरर भी मेरे पे कमेंट झाड़ेंगे, करेंगे भी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पाकिस्तान में बड़े 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 मोटिवेशन लेक्चर आ रहे हैं। आई थिंक कासिम अली शाह, काशिफ अली शाह, जो मैंने अभी तक सुने हैं। तो 1 2 3 4 और भी हैं, लेकिन जिन पे नाम नहीं है, ठीक है। इंडियन है बड़े सारे, और उसके अलावा क्या है, अमेरिकन भी हैं कुछ। लेकिन यार वो किसकी बात करते हैं? आपको पता है वो मोटिवेशनल लेक्चरर दुनिया में सिर्फ 1% की बात करते हैं। अब एक पॉइंट की बात बताता हूँ। जब भी आपने किसी मोटिवेशन लेक्चरर से सुना होगा अमेज़न कंपनी वाला, अमेज़न यू नो ना, अमेज़न, उसके बारे में बोला जाता है कि अमेज़न का जो ओनर था वो ये था और ये बन गया जी। सर वो बन गया,
जिस एक ने बनना था वो बन गया। अब जो अमेज़न वाला बन गया है, जो बिल गेट्स बन गया है, अब वो कोई और तो नहीं ना बन सकता। अब किसी और को ये ख्वाब ना दिखाएं यार, मेहरबानी। मोटिवेशन लेक्चरों से मैं गुजारिश करता हूँ किसी और को ये ख्वाब ना दिखाएं। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी मेहनत से बन गए जो उन्होंने बनना था। जो बन गए हैं यार, उन जैसा बना ही नहीं जा सकता, तो फिर आप उनकी एग्जाम्पलें क्यों दे रहे हैं? आप 1% की एग्जाम्पलें क्यों देते हैं? मैं पेरेंट्स से भी इस बात पे नाराज़ हूँ कि यार वो अपने बच्चों को कहानियाँ सुना खुद वेस्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी खुद ज़ाया कर रहे हैं। क्या हमारे पेरेंट्स हमें क्या बताते हैं जी स्टार्टिंग में आके, बेटा मेरे साथ एक पढ़ने आया था, उसके पहनने के लिए उसके पास कपड़े नहीं थे, उसे बोलना नहीं आता था, बहुत गरीब घर का बच्चा था और आज वो इतना अमीर बन गया। पहली एग्जांपल ये होगी जी, और जो हमारे माशरे में खुली आम चलती हैं। दूसरा जी क्या कहता है, यार वो आपने दुकान वाला देखा, उसकी यहाँ पे एक रेडी होती थी, वो यहाँ से ये बन गया वो बन गया। भाई बन गया जी, आप भी तो उस वक्त यहाँ थे। पेरेंट्स से सवाल है मेरा, उस वक्त आप कहाँ थे? आप भी तो उसके बराबर आए थे ना। आपके बेटे के, आपकी बेटी के, आपके छोटे भाई के ज़हन में भी ये सवाल चल रहा है। आप भी तो उस वक्त यहाँ थे ना जिस वक्त उन्होंने ये अचीवमेंट गेन की, आपने क्यों नहीं की? पता है इससे क्या बनता है? आपकी औलाद पे, आपके भाई पे, आपकी बहन पे, आपकी बेटी पे, आपकी बीवी पे ये असर बनता है कि डैड, मेरे मम्मा पापा ये नहीं कर सके, उस वक्त इतना चांस था कि कुछ कर लेते वो, जिस वक्त दुनिया ये काम कर रही थी। तो उस वक्त मेरे घर वालों ने कुछ नहीं किया, मेरे पापा उस वक्त कुछ नहीं कर सके। तो ये कहानियाँ ना सुनाओ अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने छोटे भाइयों को। प्रैक्टिकली वो उन्हें करने की कोशिश करवाओ जो वो करना चाह रहे हैं। बड़े बड़ों की कहानियाँ सुना के आप उनको क्या कर रहे हैं? मोटिवेट नहीं कर रहे, भले डिसएग्रीड कर रहे हैं और अपने बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत बना रहे हैं। आप खुद ज़रा सोचें, यहाँ पे पेरेंट्स भी कुछ सुन रहे होंगे, कुछ सुने तो वो ज़रा खुद सोचें। जब आप किसी बच्चे को ये बताएंगे कि मेरे साथ आने वाला ये बन गया, मेरे साथ मैं अपनी आंखों से देखता रहा, तो आपके बेटे में, आपकी बेटी, आपका छोटे भाई के जहन में ये सवाल नहीं क्या आएगा कि पापा आप क्यों नहीं बने? भाई आप क्यों नहीं वो बने जो वो बन गया? बन सकते थे ना आप भी। तो काइंडली ज़रा ख्याल करें। एग्जाम्पल देते हो, हम एग्जाम्पल ही ऐसी दे जाते हैं यार कि किसी को ठीक करने के बजाय वो और गलत चला जाता है। तो मेहरबानी करके खुदारा मैं कहता हूँ, दो यार, मोटिवेट करो, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन किस बेस पे करना चाहिए, किस लिहाज से करना चाहिए, वो भी आप ज़रा ख्याल करें। ऐसे ही नहीं है कि इस तरह जो भी एग्जाम्पल है उस तरह वो भी, यार जो चलेंगे वो चलेंगे। मैंने एक शो सुना था, क्या था उसका यार, कपिल शर्मा का शो, पहले भी आई थिंक मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे कॉमेडियन शो था। उसमें कहता है जब आप किसी की कॉपी करते हो ना, कॉपी, तो आप वो नहीं बन सकते जिसकी कॉपी कर रहे हो। लेकिन मज़े की बात है, जब आप किसी की कॉपी करना शुरू कर देते हो, जो आपने बनना होता है वो भी नहीं आप बनते। बड़े बड़े डायलॉग हमारे यहाँ चल रहे हैं जी, स्टेटस लगे हैं, टिकटॉक बनी जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, यार कुछ भी नहीं है। आप जो थे ना वो थे, लोगों ने देखना है आप जो हैं, आपके पास क्या है। या तो मुझे आजकल कोई ये बता दे या कोई ऐसी एग्जांपल दे दे यहाँ पे ये बात हुई हो कि भाई लोग फिजिकली अपीयरेंस और वैल्यू को नहीं देखते हैं यार। मिडिल क्लास से लोग बहुत तंग हैं। हालांकि ये मुल्क चला भी मिडिल क्लास रही है, लेकिन मिडिल क्लास ही इस सोसाइटी में उन्हीं के जीना हराम। तो मैं करता रहूँगा ये बात, मैं कभी नहीं रहूँगा। ये तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ परफेक्ट फ्यूचर न्यूज़ वालों का, उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया और वो लेते रहे ऐसे ही मेरे बारे में। तो मैं हर एक के बारे में खुल के बात करूँगा, कभी नहीं ऐसा कहूँगा कि ये गलत है या ये सही है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सच्ची बातें करनी है, टू दी पॉइंट। पैसा सब कहेंगे आपको नहीं ज़रूरी है, इज़्ज़तें ज़रूरी है। यार इज़्ज़त आपकी तब है जब आपके पास पैसा है। भाई इज़्ज़त की बात करते तो आप किसी भी, फिर अगर पैसे की बात नहीं मानते हो तो किसी भी माली से खाकरोब के साथ जाके तस्वीर लेके क्यों नहीं अपलोड करते फेसबुक पे? क्यों नहीं डीपी लगाते नाइट ड्रेस में, सोने वाले ड्रेस में? ठीक है,
या जो गांव के लोग चारा काटने वाले में, उस ड्रेस में क्यों नहीं अपनी डीपी लगाते हो? इज्जत है ना, इज्जत की बात करते हो, पैसा नहीं चाहिए तो क्यों बन ठन के सारा कुछ कर आके बाहर जाते हो? शॉपिंग करने जाते हो क्यों बन ठन के जाते हो? पढ़ने जाते हो क्यों बन ठन के जाते हो? यार इज्जत चाहिए तो क्या बन ठन के नहीं जाते तो इज्जत नहीं मिलती है? क्या कपड़ों से इज्जत है? क्या अच्छा बड़ा मोबाइल रखने से इज्जत है? नहीं जी। अब आप यहाँ पे मुनाफिकों वाला दौर अदा कर रहे हैं। क्या है जी, कहने को हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी वैल्यू में क्या कहना है, इज्जत हमें चाहिए। यार इज्जत भी पैसे से है, याद रखें। सारी इज्जत मैं भी नहीं ये कहूँगा कि पैसे से है, पैसे वाले भी बड़े जलील होते हैं, सुनना है, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से होगा। पैसा उतना ज़रूर रखो अपने पास जितने से आपकी ज़रूरियात पूरी हो, या ये लबादा ही ओढ़ दो कि पैसा ज़रूरी नहीं है, इज्जत ज़रूरी है। यार इज्जत भी तब तक ही बचाओगे ना। मैंने बहुत सारे सुना भी हुआ है कि जो गलत काम करते हैं, औरतें जो होती हैं गलत काम करती हैं, मजबूरी की वजह से करती हैं, ठीक है। बहुत सारी कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी, मजबूरी की वजह से करती हैं, मजबूरी ये काम बड़े करवाती है। किसका दिल करता है यार गलत काम की तरफ जाए? किसी का नहीं दिल करता। पैसा ही ऐसी चीज़ है ना जिसे गलत साइड पे लेके जा रही है। आप किसी को 10 रुपया दे के नहीं राजी हैं, वही आपने कोई गलत काम करना है तो आप 10,000 भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। आपको कोई कुछ कह दे तो आपकी इज्जत पे बात आ जाती है, ठीक है। अब आपको कहा किसने क्या है? आपको ये कह दे कि तू लग रहा है मुझे खाकरोब माली की तरह, तो यार इज्जत की बात है तो क्या खाकरोब और माली की इज्जत नहीं है? चौकीदार की इज्जत नहीं है? आप उसी वक्त उससे लड़ पड़ेंगे। आपको कहीं आप सलमान खान लग रहे हैं, आमिर खान लग रहे हैं, तो आप बड़ी जल्दी हाँ भाई थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरी तारीफ की। तो क्या इनमें दोनों में फ़र्क क्या? दोनों इंसान हैं, दोनों में बराबर किडनी है, बराबर आंखें हैं। हो सकता है खाकरोब की हाइट सलमान खान से ज़्यादा हो, आमिर खान से ज़्यादा हो, बॉडी भी इससे ज़्यादा हो, लेकिन क्या जी उनके पास पैसा है, वैल्यू है, इसी वजह से आप उनकी बात मानते हैं, उनकी तरफ जाना रजू करते हैं। यार दोहरा म्यार माशरे से छोड़ो, जब तक आप हकीकतों में मानोगे नहीं ना, आगे कभी नहीं बढ़ सकते। सॉरी गाइस, थोड़ी सी लोकेशन चेंज की। 2 वजूहात थी। एक तो पीछे मैच चल रहा था, आप देख ही रहे होंगे पूरी वीडियो में, तो बैट्समैन ज़रा तेज़ आ गया था, तो मुझे डर था कहीं आके मेरे ब्रेन में ना लगे तो प्रॉब्लम हो जाए। दूसरी वजह यार धूप बहुत तेज़ आ रही थी, पहले रंग बड़ा काला है, ऊपर से धूप पड़ के और काला हो गया, तो इससे भी बचे। क्योंकि सीधी बातें करनी है, सोसाइटी में कालों को भी पसंद नहीं किया जाता। हाँ लेकिन ये आया हुआ है सॉन्ग है, क्या सिंगर का नाम नहीं याद है, क्या नाम है अगर उसका, तो सिंगर एक जिसने बनाया हुआ है काला काले काले लिबास में, क्या है गाना पता नहीं, उस सिंगर का नाम क्या है? काका, हाँ काका बोलते हैं उसे। उस सिंगर ने थोड़ा सा ब्लैकियों को ना ऊपर किया है, अच्छा खासा ऊपर किया हुआ, लेकिन ब्लैक अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं। वो सुना नहीं आपने कि दिल के बुरे नहीं होने चाहिए, दिल का काला नहीं होना चाहिए बंदा। तो दिल वैसे भी काला नहीं होता, और ना ही दिल का ये काम है। दिल का काम सर जी ब्लड सप्लाई करना है, ये काम शाम नहीं है उसका, तो कोई उसमें रहे या ना रहे। और वैसे भी जिन्होंने 9th 10th में बायो पढ़ी होती है ना, वो पढ़ते हैं कि दिल के 4 खाने हैं, 4 चैम्बर ऑफ आवर हार्ट, तो वो 4 खाने भी उसके फंक्शन की वजह से डिफरेंट है, ठीक है। इस वजह से नहीं है कि आप 4 खानों में 4 लोग रख लें। तो अच्छा यार, हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बड़ा डिस्कस हो रही थी पैसा पैसा पैसा, पैसे पे बड़े मेरे पे एतराज़ आने हैं, मुझे पता है, और मैंने कुछ लोगों के अगेंस्ट भी बोला है, मोटिवेशन लेक्चर आने के अगेंस्ट भी, हो सकता है वो भी मेरे पे एतराज़ करें। लेकिन अगर मेरी बात को समझेंगे, जिस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे यकीन है मेरे पे नहीं करेंगे, आके ब्लेम नहीं करेंगे मुझे। मेरा सिर्फ ये था कि लोगों को अच्छे रास्ते की तरफ लेके आ जाए। मोटिवेशन लेक्चरर बहुत अच्छे होते हैं और अच्छी तरफ लेके आते हैं लोगों को, लेकिन उन्हें रिजेक्ट माइंड ना करे, और वो ख्वाब ना उन्हें दिखाएं जो वो कभी कर ही नहीं सकते, वो जो कभी बन ही नहीं सकते, वो कभी उन्हें ख्वाब ना दिखाएं। पैसे की बड़ी बात होगी। अब दूसरी बात हम करते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है कि किसी शख्स, दुनिया में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया का हर छोटे से छोटा बच्चा लेके और बड़े से बड़ा बच्चा लेके सारे ये चाहते हैं कि 2 चीज़ें उनके पास हो। एक क्या है? खूबसूरती। हर बंदा चाहता है मैं अच्छा नज़र आऊँ। अदर साहब आप चाहते हैं ना अच्छा नज़र आए। अच्छा नज़र आने से क्या मराद है कि आप गुजर रहे हो तो लोग आपके बारे में रश करें। एक ये चीज़ हर बंदा दुनिया का चाहता है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है। मिसाल के तौर पे बच्चा छोटा सा होता है ना, छोटा बच्चा होता है 3-4 साल का, जो थोड़ा सा मम्मा से बात कर सकता है,
वो जब भी कपड़े पहनेगा तो अपनी मम्मा से सबसे पहला सवाल करेगा, मम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ। तो उसका भी मकसद क्या है कि अच्छा लग रहा हूँ तो मैं ये ड्रेसिंग करूँ, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ये ड्रेसिंग ना करूँ। थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं तो आप सिस्टर वगैरह से पूछते हैं बाहर फंक्शन में गया, उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, मतलब शादी हो जाएगी, अगर आपकी भी हो जाएगी, डोंट वरी, शादी हो जाएगी तो आप क्या पूछते हैं कि अपनी वाइफ से पूछते हैं कि कैसा लग रहा हूँ मैं। तो अच्छा लगना दुनिया का हर बंदा चाहता है। दूसरा क्या है, मेरा नाम चले। नाम चलने से क्या मराद है यार कि यहाँ से अगर किसी बंदे को भेजे मार्केट में, मतलब हम अपनी लोकेशन की बात करते हैं, हम मॉडल टाउन में रहने वाले हैं, तो मॉडल टाउन बैंक स्क्वायर मार्केट बोल भेज दे, या इंटरनेशनल मार्केट भेज दे, या ए स्टोर मार्केट भेज दे, ये 3 बड़ी मार्केट है मॉडल टाउन की। किसी भी जगह पे भेजिए और वहाँ जाके किसी भी शॉपकीपर से, किसी भी दुकानदार से जाके अजहर का नाम लिया जाए और कोई भी चीज़ ले आए, तो ये दुनिया का हर बंदा चाहता है कि मेरे नाम पे जो चीज़ भी मैं मांगूँ वो मिल जाए। मतलब हम चाहते हैं ना हमारे बड़े बड़े रिलेशन हो, छोटे लोगों से हम रिलेशन क्यों नहीं बनाना चाहते यार, काम का नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको रास्ते में सार्जेंट वार्डन वाला रोक ले और आप जाके नाम ले दे कि मैं उमैर को जानने वाला हूँ, तो उसने आपको 200 फाइन नहीं बल्कि 400 कर देना, 200 लाइसेंस का, 200 हेलमेट का कर देना, ठीक है। और आप ऐसे ही उसको छोड़ें और आप बोल दें कि मैं मियां आमर को जानता हूँ, तो वो आपका से ये नहीं पूछेगा कि क्या है वो, आप अच्छा तू कैसे जानता है, फिर क्या करता है। और साथ ही वो वार्डन वाला पता क्या करेगा, अपना एक काम बता देगा, यार मेरा ये काम तो ज़रा करवा दे, अगर तो उसके बहुत नहीं। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे दुनिया का हर शख्स चाहता है मेरा नाम हो और मेरी अथॉरिटी हो। अथॉरिटी क्या, मैं खूबसूरत नज़र, ठीक है। तो विश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस पहली वीडियो में मैंने ये बताया था कि विश और नीड, अगर आप इस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लें कि गोरा होना फ़र्ज है, खूबसूरत होना फ़र्ज है, तो फिर आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। पीछे ज़रा आवाज़ें आ रही हैं, खेल रहे हैं ग्राउंड में, ज़रा आए हैं, इसलिए खुली फजा में धूप निकली हुई है, तो इफ़ यू डोंट प्लीज़ माइंड ना करना इस बात को, आवाज़ें वगैरह बच्चों की, तो दिल ज़रूर करता है। अब आप अगर इस चीज़ को अपनी बेसिक बना लो, अथॉरिटी को और खूबसूरत नज़र आने को, यार ये ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है, तो फिर आप क्या रहोगे, परेशान रहोगे। उसका सोल्यूशन नहीं है किसी के पास भी, किसी ऐसी चीज़ का सोल्यूशन किसी आदमी के पास नहीं है जो बिला वजह की टेंशन है। अब आप अगर बिला वजह की टेंशन पालोगे अपने ऊपर, तो फिर उसका तो कोई नहीं ना कर सकता प्रॉब्लम। जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है, वो किसी दूसरे बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसे कोई सॉल्व करेगा, वो सॉल्व भी आप ही करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो लाइफ में हर बंदा चाहता है, अथॉरिटी और खूबसूरत नज़ारा। अब फिर बात वहाँ पे आ जाएगी हमारी पैसे की। अब अगर किसी बंदे के पास सिर्फ पैसा ही पैसा है, दोनों पहलू को लेकर चल रहा हूँ, पैसा भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर फिर आवाज़ें आ रही हैं, चलो कोई बात नहीं, अदर साहब आप इधर ही रहे मेरी तरफ, कोई बात नहीं, ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, गाइस बुरा मत मान। तो फिर बात वहाँ पे आ जाएगी, अगर किसी बंदे के पास सिर्फ पैसा है और इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो उसे एक आम सा जो वार्डन है ना वो भी तंग करेगा, एक आम सा ASI, एक इंस्पेक्टर, एक अरब मिलियन ट्रिलियन खरबपति आदमी को भी तंग कर सकता है अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अगर किसी बंदे के पास थोड़ा सा पैसा है और साथ अथॉरिटी भी है, अथॉरिटी से मुराद अगर कोई ASI है, उसकी सैलरी होती है 45,000 रुपये, लेकिन उसके पास अच्छी खासी अथॉरिटी है तो उसे कोई टेंशन नहीं, वो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा हो। लेकिन अगर वो भी अपनी विश को चेंज करना शुरू कर दे कि वो कहे यार अब मैंने बहुत आगे जाना है। मेरे मॉडल टाउन में एक यहाँ एग्जाम्पल है, आप एक बॉक्सर का नाम बड़े लोगों ने सुना होगा, बड़ी शख्सियत है, आम से बंदा था, लेकिन क्या उसकी अथॉरिटी है, कहाँ तक वो गया है, कहाँ तक और आगे जाएगा। ठीक है यार, उसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक डायलॉग है मेरा, जो खिलाना सिखाते हैं ना उनसे खेलना कभी नहीं, जो मतलब खेलने का तरीका बताते हैं उनसे कभी मत खेलो। आपको पता है ना, एक खिलाड़ी की जो सैलरी होती है मंथली वो 3 लाख होती है पाकिस्तानी, 3 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, एक कैटेगरी में आते हैं, 3 लाख, 2.5, 2, 1.5 लाख, 50,000 तक। लेकिन यार जो कोच होता है उसकी सैलरी 20 लाख होती है। कभी सोचे ऐसा क्यों? मैं बताऊँ, ये बताने के बाद आपने ज़रूर सोचना कि ऐसा वाकई हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? इसकी वजह ये है, अब ग्राउंड में भागना किसने है? खिलाड़ियों ने।
बॉल करवाते हो जोर किसने लगाना है? खिलाड़ियों ने, ठीक है। बैट से बॉल खेल रहा है बैट्समैन, तो बॉल लगने का डर किसको है? किसको? खिलाड़ी को। कोच को तो कोई टेंशन नहीं, वो तो बाहर बैठा है। हार गया तो जवाब किसने देना? सबसे पहले कैप्टन। लेकिन सैलरी जो खतरा मोल ले रहा है, जो मरने का है, पता है ना ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन सर पे बॉल लगने से उसकी डेथ हो गई थी, फ्लैप, पता नहीं, आई डोंट नो क्या नाम था उसका, रिसर्च कर लीजिएगा। उसकी डेथ होगी, अपनी मौत को खुद अपनी तरफ आता देख रहा है कौन? बैट्समैन। और जो सैलरी है वो किसकी है ज़्यादा? कोच की। तो सुनो मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या। वजह ये है कि वो उन्हें सिखा रहा है उस मौत से बचना कैसे है। कोच से बता रहे हैं कि बॉल अगर उस तरफ जा रही है, गली में जा रही हो, तो गली वाला फील्डर भागेगा, ना कि जो मिड ऑन पे खड़ा है वो भागना शुरू हो जाए। तो आप ज़रा गौर से कभी मैच देख रहे होंगे तो गली वाली बॉल के पीछे गली वाला फील्डर ही भाग रहा होगा, सारे 11 के 11 खिलाड़ी उसके पीछे नहीं भाग जाएंगे। ये चीज़ है कि उन्हें डिसिप्लिन सिखाता है कोच, उन्हें बताता है कि यार किसकी कौन कौन सी जिम्मेदारी है। बॉलिंग कोच बताता है यार आपने बॉल यहाँ पे फेंकोगे, यॉर्कर के वक्त यॉर्कर किस बॉल पे लगाना है, ठीक है। आपने शॉर्ट बॉल किस वक्त देनी है, आपने फुल टॉस किस वक्त लगानी है, वाइड किस वक्त फेंकनी है। कैसे वैसे वाइड नहीं कहते किस वक्त फेंकनी है, लेकिन अफरीदी जैसा बैट्समैन हो तो फिर कह दिया जाता है यार एक वाइड फेंक देना, क्यों? क्योंकि उन्हें अपना स्टंप छोड़ के आगे जाना और पीछे से वो स्टंप आउट कर दे, होता है। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं हो रहा होता है कि वो कहें कि सारे वाइड फेंकें। वाइड फेंकने भी कोई ना कोई रीज़न होती है, या स्पॉट फिक्सिंग केस जैसे केस चलते हैं उसमें नो बॉल फेंक के जाती है। ये सारा तो बेसिक सिखा रहा होता है कोच, इसलिए उसकी इतनी सैलरी है और जो खेल रहे होते हैं उसकी इतनी सैलरी। मतलब जो खिलाता है उसका ज़्यादा दर्जा होता है और जो खेलता है उसका दर्जा कम होता है। अगर आप ये कहें कि मैंने खेलने वाला मतलब जो खिला रहा है हमें उसके साथ मुकाबला करना है, तो कभी नहीं हो सकता। मेरे एक सर हैं, अथॉरिटी की बात हो रही है। अथॉरिटी बेसिकली इज्जत ही होती है, इज्जत ही किसी बंदे की अथॉरिटी होती है ना, तो उसका नाम चले उसकी इज्जत है। तो मेरा सर कहता था कि इज्जत दुनिया में कमाने के 4 तरीके हैं। अगर आप में वो चारों तरीके पाए जाते हैं ना तो आप आसानी से इज्जत कमा सकते हैं। क्या क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपनी बात को वैल्यू दो। सर फरीद शेख हैं, वो करते हैं स्टेट का बिजनेस भी करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, इकोनॉमिक्स की तरफ ही वो आगे और बड़ी मज़े की बातें वो बताते हैं। क्या है, उन्होंने कहा कि इज्जत कमाने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपनी बात को इज्जत दो। यार अपनी बात को इज्जत देने से क्या मुराद है कि अपने मुंह से जो आप बोल देते हो ना उस बात को हमेशा फॉलो करो। अजर साहब हमेशा उस बात को क्या करो? फॉलो करो। कि अगर आपने ये बोल दिया कि मैं कमिटमेंट कर ली किसी से, मैं ये करूँगा या मैं आपको ये दूंगा, तो फिर आप उस पर पूरा उतने ये ना सोचें आपका बेनिफिट क्या है, ठीक है, और आपको लूज क्या हो। 10-12 हज़ार 10-12 लाख या 10-12 करोड़ आप अपनी वैल्यू के मुताबिक ही किसी से बात करते हो ना। अब मेरी 20,000 सैलरी है, मैं जाके 12 करोड़ की बात थोड़ी करूंगा, मैं 10-1200 की बात करूंगा। तो वो आपकी लाइफ में दोबारा ज़रूर आ जाएगा। अगर आप वो अपनी ज़ुबान को वैल्यू दे के उस बात से कभी हटेंगे नहीं तो इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, ठीक है। अपनी बात को वैल्यू दे रहे हो, आपने जो बोल दिया उस बात को मान रहे हो। इससे मराद क्या है कि मैंने किसी से कोई चीज़ लेनी है, मैंने अगर साहब आपसे कोई चीज़ परचेज़ किया, वो चीज़ है 1800 की, ठीक है, और मैं आपसे कमिटमेंट कर लेता हूँ कि मैं 1800 की लेके जाऊँगा आपसे, बगैर देखे बगैर पसंद किए, सिर्फ आपसे बात होगी लेके चला गया। अब जब मैंने आके पसंद की तो उसमें कोई ऐसी चीज़ निकली जो मुझे पसंद नहीं आ रही, तो मैं ये कहूँ कि अजहर साहब मैं ये नहीं परचेज़ करूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, इसमें ये फॉल्ट है, तो आप दोबारा कभी भी मेरे से कमिटमेंट नहीं करोगे, आप कभी मेरी इज्जत नहीं करोगे। यार ये कैसा बंदा है, पहले इसने मेरे से बात कर ली है, लिए जा रहा है, और अब जब इसने आके देखा तो अब ये कह रहा है मैं नहीं लूँगा। अगर मुझे वो पसंद नहीं भी चीज़ आई और मैं उतनी प्राइस में आपसे लेके चला जाऊँगा, तो यकीन माने नेक्स्ट टाइम आपको मैं जो भी बोल दूँगा आप मेरी बात पे बिला झिझक इतबार करके बैठ जाएंगे, नहीं यार उसने वो जो बोला है ना वो ज़रूर करेगा, वो अपनी बात पूरी करेगा। तो बात कर रहा था मैं सर फरीद की, उन्होंने ना एक प्रॉपर्टी डीलर है, एक प्लॉट लिया, एक प्लॉट था, 2 प्लॉट थे, एक मस्जिद इस लेफ्ट साइड पे था, एक राइट साइड पे था, दोनों की लोकेशन आलमोस्ट सेम थी,
लेकिन फ़र्क ये था कि जो मस्जिद की राइट साइड पे था वो कमर्शियल था और जो लेफ़्ट साइड पे वो रेजिडेंटल था, मतलब रहायशी था। और आपको पता है रेजिडेंटल में और कमर्शियल में दोनों में 50% फ़र्क होता है। सर किसी से बात कर रहे थे और बात करते करते ये कहा कि ठीक है 10-10 मरले के दोनों प्लाट थे। अब बात तो हो रही थी लेफ़्ट साइड की, रेजिडेंटल की, लेकिन वो जो दूसरा बंदा था वो समझ रहा था कमर्शियल है। अब क्या हुआ कि वो कमर्शियल था, उसने कमर्शियल समझ के सौदा डन कर दिया और सर ने अपनी तरफ से ये समझा कि ये रेजिडेंटल का मैंने सौदा कर दिया। जब बात हुई, रिकॉर्डिंग हुई, उनके पास रिकॉर्डिंग जो थी, तो सर झूठे पाए गए। मतलब सर को ये लगा कि सर से गलत फहमी हुई है, सही बताया नहीं, क्लियर नहीं किया। तो सर ने वो 50 लाख वाला जो प्लॉट था, ठीक है, उसके बदले में उन्हें 1 करोड़ 20 लाख वाला दे लिया, मतलब सीधा सीधा 70 लाख का नुकसान। लेकिन कहते मैंने बर्दाश्त किया। क्या किया? बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करने के बाद वो कहता है 1 2 3 दिन गुजरे, मैंने फ़ोन नहीं उस बंदे को किया। चौथे दिन उस बंदे का, प्रॉपर्टी डीलर का, मुझे खुद फ़ोन आ गया कि सर आपने तो मुझे फ़ोन नहीं किया। मुझे खुद अब ऐसा लगा कि नहीं मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने 15 लाख मुनाफा लेके, मतलब 95 लाख में वो प्लाट ले लिया। तो कहता अब यकीन मानो, कोई आंखें बंद करके भी उस बंदे को जाके ये कह दे कि फरीद से प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, फरीद शेख से, तो वो फिर भी मेरे पास आएगा और मेरी बात आगे मानेगा। फिर भी वो मेरे पास आएगा, मेरी बात पे इतबार करेगा, लोगों की कसम का इतबार नहीं करेगा, मेरी बात पे इतबार करेगा। किसी की इतनी इज्जत नहीं करेगा जितनी आके मेरी करेगा। आप इज्जत कमा रहे हैं किस बेस पे? अपनी जुबान की बेस पे, ठीक है। दूसरा, अपनी वैल्यू जरूर, अपने आप को वैल्यूएबल जरूर बनाओ। हर ऐसी जगह पे जाके ना बैठो जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं। वैल्यू से मराद क्या है कि आपने सबसे पहले जजमेंट करना है कि मैं यहाँ पे सूटेबल हूँ भी या नहीं हूँ। आप बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं मिसाल के तौर पे, और क्रिकेट ग्राउंड में जाके कहें कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो आप अपनी वैल्यू खुद समझें यार। आप बैडमिंटन अच्छा खेल लेते हो, क्रिकेट अच्छी नहीं खेल सकते, तो आप बैडमिंटन के क्लब में जाए ना, क्रिकेट के क्लब में क्या लेने आ गए? अगर आप इसके ऑपोजिट जाओगे तो फिर भी आपकी इज्जत में फ़र्क आएगा, ठीक है। ये समझने वाली बातें हैं। किसी को क्रिटिसाइज़ करने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसे मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या उसे मैं कुछ भी कह रहा हूँ। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ जस्ट कि इंसान इज्जत, पैसा, अथॉरिटी, लाइफ में क्या क्या चाहता है। इंसान बड़ा कुछ चाहता है, उसमें चाहने में से एक इज्जत भी उसी में आती है। तो इज्जत कमा लेना भी अच्छी बात है, लेकिन कमा कैसे रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, ये भी बड़े मायने रखता है। 2 बातें मैंने बता दी। तीसरी बात ये है कि आप अपनी इज्जत नफ्स का ज़रूर ख्याल रखें, सिर्फ पैसा ही ना देखें। पैसा कमाना कहाँ से है और कैसे कमाना, ये भी मायने रखता है। इज्जत नफ्स से मराद क्या है कि आप अगर ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपकी इज्जत ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, तो वहाँ पे जाके भी आप तंग हो जाए। अगर सब समझ रहे हैं ना कि तंग होने से मराद है कि बिला वजह अपनी लोकेशन छोड़ के, जो आपकी एक्चुअल लोकेशन बन रही है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, जो आपकी एक्चुअल जगह है, उसे छोड़ के आप कहीं और पे जा रहे हैं। मेरे मुल्क की बदकिस्मती से पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है यार, यहाँ बेरोज़गारी बढ़ी है। आपको पता है यहाँ लेबर की इज्जत नहीं है। क्यों नहीं इज्जत? जहाँ पे बीए वालों ने अप्लाई करना है, ग्रेजुएशन बीए मतलब 14 पास ने जहाँ पे अप्लाई करना है, वहाँ पे एमफिल वाला बैठा है जी अप्लाई करके। एमफिल वाला अप्लाई करके क्या बैठा है? 15,000 के लिए एमफिल। जिस बंदे ने अपनी 22 साल स्टडी पे लगाए, एमफिल किया, वो 15,000 के लिए अप्लाई करके बैठा है पढ़ने के लिए। तो उस बंदे की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या इज्जत होगी? एजुकेशन, या तो बोल दें कि आपका एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है कि हर बंदा उठ के एमफिल गेन कर ले, हर बंदा पीएचडी कर ले, हर बंदा मास्टर कर ले, या हर बंदा ग्रेजुएशन कर ले। आप हर बंदे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यार, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप लेके बैठे हो एमफिल वाले लोग 15-15 हज़ार रुपये, और कोई वैल्यू नहीं है। आप उनसे इतना काम ले रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जो मिडिल तक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जगह किसकी बनती है? इंटर पास की या बीए पास की। आप वहाँ पे ग्रेजुएशन वाले को भी छोड़ के मास्टर वाले ले रहे हो, एमफिल वाले स्टूडेंट बच्चे ले रहे हो, और कितनी सैलरी दे रहे हो? 25,000। और मजबूरी क्या है? क्योंकि एमफिल वाला एक 15,000 पे छोड़ के जाएगा, तो पीछे 3 एमफिल वाले लाइन में खड़े हैं 13,000 पे करने के लिए।
तो फिर वो एमफिल वाला बेचारा खुद ही कहता है यार 15,000 पे टिका ही रहा। यार ये भी उसकी इज्जत नफ्स है, उस पर बात ना करो। आप पैसा कमाने के बड़े रास्ते हैं, आप उस रास्ते निकल जाओ यार। मुल्क में बात चलती है, किसी के घर में बात चलती है तो भाई किसी का कोई रिश्ता करना होता है तो बात क्या चलती है कि हमने काबिल से रिश्ता करना है। यार जो काबिल है उसने आपसे मिलके क्या करना है? अगर आप बढ़ाना चाहते हो किसी नाकाबिल को बनाओ ना। कोई लोग होते हैं वो कहते हैं कि उनके रिलेटिव्स होते हैं या उनके फ्रेंड होते हैं जो फॉरेन कंट्री में रह रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं भाई कि हमें कोई ऐसा बच्चा दो जो काबिल हो। यार जो काबिल है वो यहाँ भी काबिल है, वो खुद ब खुद के हो जाएगा सेटल। यार अच्छा, काबिलियत जो बंदा काबिल है वो खुद ब खुद यहाँ भी सेटल हो जाएगा। जिसको सुनो वो यही कह रहा है भाई काबिल दो काबिल दो काबिल दो, काबिल बंदा होगा तो हम रखेंगे। यार अब सारे 100% तो हो नहीं सकते ना। पूरी दुनिया में जितनी भी कहावतें हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी कोटेशनें हैं, वो इस हाथ पे आके ख़त्म हो जाती हैं। इस हाथ का मतलब पता है क्या समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 फिंगर, 5 उंगलियां बराबर कभी नहीं हो सकती। जो मर्जी कोटेशन उठा लो, जो मर्जी ले आओ, ये इस कहावत पे आके ख़त्म है जी। 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती। यार 100% अब काबिल तो पैदा हो नहीं सकते, 100% न्यूटन तो पैदा हो नहीं सकते, आइंस्टाइन तो पैदा हो नहीं सकते। आप जो थोड़ा सा नाकाबिल है ना उसे काबिल बनाओ, फिर आपकी असलियत है, फिर आपने कोई अच्छा काम किया है। आप क्या कहना शुरू कर देते हैं जी हमारी सोसाइटी में कि ये बड़ा फिनोमिना लगा हुआ है, यार काबिल बंदा होगा तो उसे हम अपने में लेके आएंगे। ठीक है, बंद कर रहा हूँ 2 मिनट। कोई काबिल बंदा होगा तो उसे लेके आएंगे। यार काबिल नहीं, एक अकवाले जरिया उसमें कहते हैं कि आप ना पत्थरों में से हीरे मिला करते हैं। अगर बहुत सारे पत्थर हो ना उसमें से हीरा मिले तो उसे हीरा बोला जाता है। समझे मेरी बात? बहुत सारे पत्थरों में अगर कुछ मिल रहा है तो उसे हीरा बोला जाता है, मतलब समथिंग अगेन उसकी वैल्यू होती है। क्या किसी जौहरी की दुकान पे जाके भी किसी ने उठा के ये बोला कि ये मुझे मिला है? यार वहां तो ऑलरेडी सारे हीरे पड़े हैं, वहां से तो कोई भी ले सकता है। आप पत्थरों में से हीरा यार वहां से निकालो, हीरो में से हीरे ना उठाओ, काबिलों में से काबिल ना उठाओ। आप ना काबिलों में से उठाओ, पत्थरों में से हीरे ढूंढो, फिर आपकी वैल्यू है। उस पत्थर को रगड़ रगड़ के उसे बनाओ, तराशो, उसे बनाओ हीरा, फिर आपकी वैल्यू है। ऐसे ना किसी को भी यार बोलो यार काबिल चाहिए। पेरेंट्स भी ऐसे हैं यार, अपने थोड़े से डल माइंड बच्चे को कहते हैं चल यार तू फैक्ट्री चला जा, तू फैक्ट्री चला जा, ये पढ़ रहा है। यार उसके भी विशेष हैं, वो भी आपका बेटा है, भाई हो बड़ा, बाप हो, बहन हो, सब रिश्तों की बुनियाद पैसा है यार। पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ दिन आप चलोगे, यकीन माने साल 2 3 4 5, उसके बाद खत्म। आपको घर वाले कहने पे मजबूर हो जाएंगे यार कुछ कर। फिर वही बात है कि पैसा, पैसे ही जरूरी है ना यार। घर वाले क्यों कहेंगे यार जाके कुछ कर, कुछ कमा के ला हमारे लिए? यही वजह है। जरूरी नहीं है कि यार हर बंदा काबिल हो, कुछ लायक भी होते हैं, उन्हें भी आपने साथ लेके चलना होता है। पहले दौर बड़ा अच्छा था यार। पहले क्या होता था कि सिर्फ घर में एक कमाने वाला होता था, सारे बैठ के खा लेते थे। वजह क्या थी? ज़रूरियात पूरी की जाती थी, ख्वाहिशें नहीं देखी जाती थी। अब क्या मसला है कि सिर्फ ज़रूरियात नहीं है, विशेष भी पूरी करनी है। तो अगर घर में किसी के घर में 10 बंदे हैं तो 10 के 10 कमा रहे हैं, फिर भी जब मंथ का एंड होगा फिर उसे टेंशन हो रही होगी, मंथ के एंड में फिर टेंशन हो जाएगी। वो भी दौर था जब एक कमा रहा था सारे खा रहे थे। ये भी दौर है जिस वक्त सारे कमा रहे हो, एक बंदे को बिठा के नहीं खिला सकते, एक बंदे को। तो इसलिए काबिल ना काबिल ये अल्लाह की देन है यार। हर बंदे को, मुझे भी पता है, दिमाग एक बराबर ही दिया होता है। हर बंदे को सलाहियत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है मेरे में क्या सलाहियत है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा बेटर है कि आप देखो यार वो आगे वाला बंदा क्या चाह रहा है।
किस वक्त क्या चाह रहा है, किस वक्त उसका क्या माइंड है, उसके हिसाब से उससे गेन करो। तो ज़रा एक ब्रेक, अजान हो रही है, ठीक है, उसके बाद सॉरी गाइस, अजान हो रही थी तो इसलिए वीडियो को ज़रा ब्रेक लगा दी। बात वही कर रहे थे हम, काबिल वाले बंदे की, काबिलियत वाले की। और एक वर्ड यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहूँगा, काबिल और काबिलियत, दो वर्ड आपस में बड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काबिलियत और कबूलियत दो जगह पे आ जाएगी। यहाँ पे एंड पे फिर हम रिलेट करेंगे, बात पैसे की कर रहे हैं। याद रखिएगा, ज़हन में पैसा ज़रूर रखना है आपने। हमारी वीडियो का जो आज का मेन मकसद था वो पैसा था, ठीक है, मेन मकसद पैसा था। तो दो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दो वर्ड जो बड़े यूज़ होते हैं, काबिलियत और कबूलियत। काबिलियत बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन कबूलियत बहुत कम लोगों में। काबिलियत और कबूलियत दोनों किसी में हो, ये बहुत कम लोग दुनिया में आए हैं, रेयर चांस है, रेयर चांस। काबिलियत कबूलियत से क्या मराद है कि यार जिन्हें अल्लाह खुद चूज कर ले किसी काम के लिए, किसी काम के लिए चूज करने से ये मराद है कि यार वो उस काम के अहल भी हो और वो काम भी वही कर रहा हो। कैसे? आप ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसका सबको ना, अब्दुल स्टार 80 1122 सारे सबने सर्विस सुनी है ना, एम्बुलेंस 1122 वाली सर्विस। अब्दुल स्टार 80 उसके ऑथर थे यार। कैसे स्टार्ट किया था पता है आपको? कराची की सड़कों पे ना कपड़ा बेचते थे, अपने कांधे के ऊपर रख के। यार ऐसी स्टोरी है कि बंदा सुन के इमोशनल हो जाता है। कांधे पे ना कपड़ा रखा हुआ है, कपड़े के थाने उस नीयत से नहीं जा रहे, उस मकसद से नहीं जा रहे जो वो करने लगे। क्या देखते हैं कि एक रोड पे एक्सीडेंट होता है, लोग सारे देख रहे हैं, देखी जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है और उनका खून निकल रहा है, निकली जा रहा है, निकली जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। पता नहीं ज़हन में क्या ख्याल आता है, अपना कपड़ा फेंकते हैं और जाके ना उस कपड़े को नए थान को फाड़ते हैं। उसे काटने के बाद जाके ना जहाँ पे वो जख्म से निकल रहा है वहाँ से जाके ना उसको बांध देते हैं। बांधने के बाद अपनी लाइफ का एक एम बना लेते हैं वहाँ खड़े खड़े कि अब ज़िंदगी में यही काम करना है, जिनका कोई नहीं है उनका सहारा बनना है। बना लिया एम जी, नीयत थी, अल्लाह ने साथ दिया, लोगों ने साथ दिया, पैसा लोगों का था, लोग मदद करते, उनका पैसा उन्होंने इस्तेमाल करके, इस्तेमाल किस तरफ किया ये देखना। और बहुत महंगी चीज़ है। आपने एक इंग्लिश की कोटेशन सुनी होगी, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। तो दुनिया की सबसे महंगी तरीन चीज़ है जो अजहर साहब, वो पता है क्या? ट्रस्ट है। और आगे वो बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं, चीप पीपल कैन नॉट अफोर्ड, मतलब जो सस्ते लोग होते हैं वो कभी भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब्दुल स्टार एदी साहब के लोगों ने ट्रस्ट किया, इत्मीनान किया और अपना पैसा बिला झिझक बगैर किसी डर खौफ से उनकी ट्रस्ट को दिया और फिर उन्होंने करके दिखाया। और ये हम बात कर रहे थे काबिलियत और कबूलियत की। अब अल्लाह ने उन्हें इस काम के लिए कबूल कर लिया, ठीक है। कबूल करने के बाद उनके पास दुनिया के हर मुल्क में वो जहाँ भी कोई टेंशन बनती थी, जहाँ कोई जल्जला या तूफ़ान आता था, वो वहाँ पे अपनी ट्रस्ट के ज़रिए वहाँ पे पैसा भेजते थे, लोगों के लिए अमदाद भेजते थे। अब अब्दुल स्टार एदी साहब के पास तो बहुत कम पैसा है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे शख्स हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो उस पैसे को सिर्फ अपने लिए रखते हैं। और अब्दुल स्टार एदी साहब जिनकी इतनी बड़ी ट्रस्ट थी, लेकिन कभी भी उनमें कोई गरूर नहीं आया, कभी गरूर की नाम चीज़ नहीं आई है। पैसा था उनके पास भी, अगर वो चाहते तो वो भी लंदन में, अमेरिका में, फ्रांस में ख़रीद सकते थे महल अपना। उनकी भी औलाद हो सकती थी, उनकी औलाद भी कह सकती थी, उनके बारे में वो भी सोच सकते थे कि यार इनके लिए महल छोड़ दो, आने वालों ने पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन औलाद भी उनकी उन जैसी थी, उन्होंने भी उनका ही साथ दिया, जैसा था वैसा ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ऐसा काबिल भी बनाए और ऐसी कबूलियत भी।
और अल्लाह ताला अब्दुल सत्तार ईदी साहब की कब्र को करोड़ रहमत फरमाए। तो आज का जो था, उनके गुरूर नहीं आया, पैसा आया लेकिन पैसे की वजह से गुरूर नहीं आया और उसका पैसे का सही इस्तेमाल किया। पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं है बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी करना है। तो टोटल जो ये तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है हमारी, सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर इसे वॉच कीजिएगा। जो इसमें गलती हो, जो इसमें मिस्टेक हो, जो आपको लगे कि जो पॉइंट ठीक नहीं है, जिस पॉइंट के आप अगेंस्ट हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, पॉजिटिव वे से बताएं। अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ ना कीजिएगा, ठीक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए बताइएगा। और अगर किसी चीज़ में कमी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उस बात पे हम एक और नई वीडियो बनाएंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त भी है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें। तो बस ऐसे सुनते रहें, जो बात अच्छी लगे वो आगे दूसरों को भी बताएं। तो मैं राय उमैर और जो इस चैनल के ऑनर हैं मलिक अजहर खोखर साहिब और उनके अलावा तमाम परफेक्ट न्यूज़ वालों की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा और लाइक किया। अस्सलाम।